हेलो एवरीवन, सो इस पार्ट की शुरुआत के साथ हमें युंजू को दिखाया जाता है जो कि दौड़ते हुए जल्दबाजी में कहीं जा रही होती है। एक्चुअली मैं एक शॉप पे इनके एडवर्टाइजमेंट पोस्टर के ऊपर पोस्टर लगाए जा रहे थे और इसे रोकने के लिए इनकी टीम लाइकली का एक मेंबर यहाँ पे ऑलरेडी मौजूद होता है और वो आदमी को समझा रहा होता है कि वो ऐसा ना करे, पर वो नहीं सुन रहा होता है। पर तभी यहाँ पे युंजू आ जाती है और सारा मैटर संभाल लेती है और उनके मैनेजर से भी बात करती है। और क्योंकि वो स्पेशल फोर्स से होती है और उसे 6 साल का एक्सपीरियंस हुआ होता है तो वो ये मैटर भी काफी अच्छी तरीके से हैंडल कर लेती है, जिस पर मैनेजर उसकी बातें मान लेता है और कहता है कि आगे से ऐसा नहीं होगा। और साथ ही उसे बताता है कि मैंने सुना है कि तुम्हारी कंपनी के साथ कुछ बहुत ही बुरा हुआ है। और जैसे ही वो अपनी टीम को कॉल करके पता करती है तो उसे पता चलता है कि उसकी भूसान वाली ब्रांच को बंद कर दिया गया है। वहीं दूसरी ओर में मिंजू को दिखाया जाता है जो कि घर पहुंच चुका होता है और जब वो एंटर करता है तो हमें पता चलता है कि ये काफी रिच फैमिली से बिलोंग करता है और इसके डैड आर्मी के जनरल रह चुके हैं जो कि अब रिटायर हो चुके हैं, पर वो अभी भी काफी स्ट्रिक्ट होते हैं और मिंजी के रिश्ते अपने डैड से कुछ ज्यादा अच्छे नहीं होते हैं, इसलिए वो अकेले कंट्री साइड रहता था। फिर दिखाया जाता है कि मिंजी पार्टी में पहुंचता है जहाँ पे बहुत सारे गेस्ट होते हैं, पर उसका भाई वहाँ पे बिल्कुल भी खुश नहीं लग रहा होता है और उसके डैड मिन्हू से कह रहे होते कि जो ड्रीम मैं अपने पूरे नहीं कर पाया उन्हें तुम पूरे करना। मिंजू को अपने डैड की बातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हैं और वो डैड के सामने जाके खड़ा होता है तो उसकी मॉम कहती हैं कि तुम्हें काफी देर हो गई आने में, जिस पर उसके डैड कहते हैं कि तुम्हें इतनी फॉर्मेलिटी से इससे बात करने की जरूरत नहीं है, ये हमारा ही सन है। जिस पर मिंजू थोड़ी रूडली कहता है कि क्या आपको अभी भी लगता है कि आप एक जनरल हैं जबकि आप ऑलरेडी रिटायर हो चुके हैं। जिस पर उसके डैड उस पर चिल्लाने वाले होते हैं पर मेहमानों का लिहाज कर रुक जाते हैं और उसे बाहर आने के लिए कहते हैं, जहाँ बाहर उसके डैड उसे मेंटली इल कह रहे होते हैं क्योंकि वो दूसरों के माइंड को रीड कर लेता है और देख के ही पता कर लेता है कि ये आदमी कैसा है और कैसा नहीं। जिस पर मिंजू कहता है कि मैंने आपसे 10 बार कहा है कि मुझे एक मेंटली इल पेशेंट की तरह ट्रीट ना करें, मैं बस एक हाइपर सेंसिटिव पर्सन हूँ जिससे लोगों के इमोशन समझ में आते हैं। जहाँ पे इसके डैड चिल्लाकर कहते हैं कि अब ये दोबारा से तुम इम्पैथ्स वाली बकवास मेरे सामने चालू मत कर दो। एक्चुअली में इम्पैथ्स हमारी ही सोसाइटी का हिस्सा होते हैं जो कि काफी कम पाए जाते हैं और ये वो पर्सन होते हैं जो कि हाइपर सेंसिटिव होते हैं और दूसरों के इमोशन को काफी अच्छे से समझ सकते हैं, चाहे सामने वाला कुछ बोले या ना बोले। और ये चीज उनके लिए कभी कभी मुसीबत भी बन जाती है, जो कि फिलहाल मिंजू के केस में उसे पता है कि उसके डैड उसके बारे में कैसा सोचते हैं और वो उसे एक काफी कमजोर इंसान समझते हैं जिसका कोई फ्रेंड सर्कल नहीं है और मेंटली इल भी है, जिसकी वजह से उसे फैमिली से अलग और दूर अकेले रहना पसंद है। और उसके डैड को ये इम्पैक्ट्स वाली बात भी नॉनसेंस लगती है, उन्हें लगता है कि सोसाइटी में ऐसे लोग एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। जिस पे मिंजू चिल्लाकर कहता है कि आप अपने बनाए हुए सांचे में सबको ढालने की कोशिश करते हैं, पर आपको ये बात मानना ही होगा कि हर कोई डिफरेंट होता है और आप सबको एक सांचे में फिट नहीं कर सकते। और तभी यहाँ पे एक फ्लैशबैक उसे याद आता है कि उनकी फैमिली में से एक मेंबर की डेथ हुई थी। अब इस पर्सन के बारे में अभी डिस्क्लोज नहीं किया गया है कि ये इसकी बहन है या मॉम है। इसकी डेथ के बाद मिंजू काफी ज्यादा रो रहा होता है, पर इसके डैड तब भी आर्मी के जनरल के तौर पे खड़े थे और सलूट वगैरह करा रहे थे और साथ ही वहाँ पे उन्होंने अपने जूते भी पहने थे जो कि मिंजू को बिल्कुल पसंद नहीं आता। बैक टू प्रेजेंट मिंजू उनसे कहता है कि आप कभी नहीं बदल सकते, आप पहले भी ऐसे ही थे और अभी भी ऐसे ही हैं। जिसके बाद वो मिन्हू के पास आता है और उसे पूछता है कि क्या तुम्हें यहाँ से बाहर निकलना है, जिस पे मिन्हू भी हाँ कहता है। जिसके बाद वो उसे अपने साथ एक प्ले एरिया में लेके जाता है जहाँ पे ये दोनों साथ में मिलके काफी फन करते हैं और दोनों ही एक दूसरे के साथ काफी ज्यादा खुश दिखाई देते हैं। वहीं दूसरी ओर योंगजू को दिखाया जाता है जो कि भागती हुई इसी इंसान के पास पहुंचती है जिसने उसे बताया था कि उनकी भूसान की फ्रेंचाइजी बंद होने वाली है। इस बात पे योंगजू को यकीन नहीं हो रहा होता है, पर वो उसे रो रो के बता रहा होता है और कह रहा होता है कि अब हम क्या करेंगे, हमने इतने साल तक इस फ्रेंचाइजी पे मेहनत की थी। जिसपे योंगजू डिसाइड करती है कि वो कुछ ना कुछ जरूर करेगी। जिसके बाद वो काफी स्ट्रेस में होती है और अपना स्ट्रेस रिलीव करने के लिए एक प्ले एरिया में आ जाती है। वहीं दूसरी ओर हमें मिन्हू को दिखाया जाता है जिसे एक बहुत बड़ा टेडी बियर पसंद आता है और वो अपने बड़े भाई मिंजू से कहता है कि उसे वो चाहिए, पर ओनर उन्हें बताता है कि इसे जीतने के लिए आपको 700 पॉइंट्स करने होंगे। और तभी हमें वहाँ पास में खड़ी हुई योंगजू को दिखाया जाता है जो कि लगातार शूट कर रही होती है और राइफल को रिफिल करने के लिए कहती है और वो सब कुछ सुन चुकी होती है तो वो उस बच्चे से बात करने की कोशिश करती है और मिन्हू से स्माइल करके पूछती है कि क्या ये तुम्हें चाहिए, जिस पे मिन्हू भी दौड़कर उसके पास आ जाता है और कहता है कि हाँ मुझे ये चाहिए। जिसके बाद ये लगातार गुस्से में काफी शूट कर रही होती है और उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही होती है कि उसकी ब्रांच को बंद किया जा रहा है और उनकी कंपनी के चेयरमैन इन माई नेम नाम की बियर को सेल करना चाहते हैं। अब ये इन माई नेम बियर का नाम ले रही होती है और सोच रही होती है कि ये नाम उसने पहले कहाँ सुना है और उसे इस ब्रांड के ओनर का नाम भी सुना सुना लग रहा होता है। तभी मिंजू भी उसके सारे इमोशंस देखते हुए उसके करीब आने लगता है और उसे बुलाने की कोशिश करता है, पर वो रिएक्ट नहीं करती है तो वो उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर मोड़ता है और तभी योंगजू मिंजू नाम भी लेती है और ये दोनों ही इंटेंसली एक दूसरे को देख रहे होते हैं और ऐसा लग रहा होता है कि इनके लिए सारी दुनिया रुक गई हो। और मिंजू उसकी आंखों को देख के समझ चुका था
कि ये लड़की काफी टेंशन में है और वो अपनी मुस्कुराहट के पीछे अपना दर्द छुपाने की कोशिश कर रही है, जबकि असल में ये फूट फूट कर रोना चाहती है। वो बिना कुछ बोले ही उसके सारे इमोशन समझ जाता है और उससे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, जिसपे योंगजू कहती है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, जिसपे मिंजू कहता है कि नहीं तुम ठीक नहीं हो, जिसपे वो उससे कहती है एक्सक्यूज मी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जिसके बाद मिंजू अपने सेंसेस में वापस आता है और उससे सॉरी कहता है और जाते हुए खुद से कहता है कि हमेशा वो इतने आगे तक क्यों चला जाता है। जिसके बाद मिनहू उसके पास जाता है और उसे स्नाइपर लेडी नाम देते हुए उसे थैंक्स कहता है, जिसपे योंगजू कहती है कि मैं कोई स्नाइपर लेडी नहीं हूँ, मैं तो बस उनमें से एक हूँ जो अल्कोहल सेल करते हैं। जिसके बाद वो उसे बर्थडे विशेस देके वहाँ से चली जाती है और जाते हुए मिंजू को पलट पलट कर देख रही होती है। आगे दिखाया जाता है कि मिंजू अभी भी योंगजू के बारे में सोच रहा होता है। आगे दिखाया जाता है कि योंगजू अपने घर पहुंचती है और वो स्माइल करने की प्रैक्टिस कर रही होती है ताकि उसकी ग्रैंडमा को कुछ भी ना पता चले। और जैसे ही वो अपना स्माइलिंग फेस लेके अपनी ग्रैंडमा के पास जाती है और उनसे मिलती है तो उसकी ग्रैंडमा उसकी शक्ल देख के बता देती है कि जरूर कुछ हुआ है। जिसके बाद वो अपनी ग्रैंडमा को हंसते हुए बताती है कि वो जिस ब्रांच की मैनेजर है वो ब्रांच बंद होने वाली है और कहती है कि पर आप चिंता मत करो क्योंकि मैं कोई ना कोई सोल्यूशन ढूंढ ही लूंगी। जिसके बाद वो अकेले में मिंजू के बारे में सोच रही होती है कि क्या वो सच में समझ गया था कि वो परेशान है। जिसके बाद वो फिर खुद से कहती है कि खैर ये सब भूल जाओ क्योंकि किसी को फर्क नहीं पड़ता कि तुम कैसा फील कर रही हो। नेक्स्ट मॉर्निंग देखा जाता है कि योंगजू ब्रांच में जाती है जहाँ पे उसकी पूरी टीम गैदर्ड होती है और सभी घबरा कर पूछ रहे होते हैं कि क्या सच में अब उनके पास कोई काम नहीं है। जिसके बाद योंगजू मार्केटिंग डायरेक्टर से मिलने जाती है जो कि उसे एक ऑफर देते हैं कि अगर वो ये ब्रांच को बचाना चाहती है तो उसे यू मिंजू नाम के लड़के को ढूंढना होगा और उसे हमारी कंपनी के साथ काम करने के लिए मनाना होगा और उसके साथ मिलकर नई बियर डेवलप करनी होगी और अगर तुम ये काम करने में कामयाब हो जाती हो तो तुम्हारी ये ब्रांच बच जाएगी। जिस पे योंगजू तुरंत डिसाइड कर लेती है कि वो ब्रांच को बचाने के लिए ये काम जरूर करेगी। जिसके बाद दिखाया जाता है कि वो अपनी पूरी तैयारी करके ब्रांच से निकलने लगती है। तभी ग्रैंडपा आके उससे मिलते हैं जो कि उसे अनकरेज करते हैं और कहते हैं कि अगर वो किसी ट्रबल में फंसती है तो वो उन्हें बेझिझक कॉल कर सकती है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे योंगजू फुल जोश में होती है और ग्रैंडमा के लिए केयर टेकर रख कर और उनकी ब्लेसिंग लेकर वो घर से निकल पड़ती है। जिसके बाद वो सीधे जीसंग कंपनी में जाती है और अपने टीम मेंबर ब्योम से मिलती है जहाँ पर ये दोनों ही मार्केटिंग डायरेक्टर से मिलते हैं जहाँ पे वो उन्हें बताते हैं कि यू मिंजू हमारे साथ बिजनेस नहीं करना चाहता है क्योंकि हमारी कंपनी की प्लानिंग टीम में से कुछ बंदे उससे बात करने गए थे पर उसने हमारी कंपनी का नाम सुनते ही हमारा प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया। जिसपे योंगजू कहती है कि वो उसे मना लेगी क्योंकि उसके पास अलग स्ट्रेटेजी है। ये सुनकर डायरेक्टर उन्हें 1 वीक का टाइम देता है। नेक्स्ट सीन में हमें देखा जाता है कि विलेज का जो चीफ होता है वो चिल्ला कर माइक पे कह रहा होता है कि आज के मीटिंग में सभी को आना होगा और स्पेशली आज की मीटिंग में वो फोर्स करके मिंजू को ही आने के लिए कह रहा होता है जो कि फिलहाल अभी सो रहा होता है और उसकी अनाउंसमेंट से जाग जाता है। वहीं दूसरी ओर हमें आर्यम को दिखाया जाता है जो कि मिंजू से दोबारा से मिलने आ रही होती है। वहीं दूसरी ओर मिंजू को दिखाया जाता है जो कि चांदवी से कह रहा होता है कि अगर जीसंग कंपनी से फिर से कोई प्रपोजल लेके आए तो उन्हें डायरेक्टली मना कर देना। जिस पे चांदवी ओके कह देता है और उससे कहता है कि हमें थोड़ा कैजुअली बात करनी चाहिए क्योंकि अब तो हम बेस्ट फ्रेंड है ना। ये सुनकर मिंजू शॉक्ड हो जाता है और उन दोनों के बीच में एक लाइन ड्रॉ कर देता है। तभी दिखाया जाता है कि आर्यम वहाँ पहुंच जाती है और बाहर ही मिंजू से मिलती है जहाँ पे वो दोबारा से अपनी कंपनी के प्रपोजल के बारे में बात करती है पर तभी बीच में चांदवी आ जाता है और कहता है कि मेरे बॉस आपसे कोई भी बात नहीं करना चाहते हैं तो आप लोगों को जो बात करनी है मुझसे कीजिए। जिसपे मिंजू कहता है कि नहीं मैं आप लोगों से बात करने तैयार हूँ और यहाँ पे चांदवी का पोपट हो जाता है। जिसके बाद मिंजू उन लोगों का प्रपोजल सुनता है और उससे कहता है कि मैं यहीं से अपना बिजनेस ऑपरेट करना चाहता हूँ। जिसपे आर्यन कुछ रिप्लाई नहीं दे पाती है। जिसपे मिंजू समझ जाता है कि उसे जो फैसिलिटीज अपने बिजनेस के लिए चाहिए वो उसे नहीं मिलेंगी और वो बिजनेस करने से मना कर देता है। और वहीं दूसरी ओर हमें योंगजू को दिखाया जाता है जो कि विलेज पहुंच चुकी होती है और विलेज चीफ से जाकर मिलती है। वहीं दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है कि मिंजू भी मीटिंग अटेंड करने के लिए चीफ के घर के लिए निकल पड़ता है। यहाँ पे योंगजू मिंजू का नाम ही ले रही होती है और इतने में ही पीछे से मिंजू आ जाता है और वो एक दूसरे को दोबारा से देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। इस पे वो कहता है कि स्नाइपर लेडी और साथ ही उससे कहता है कि तुम उस दिन भी मेरा नाम ले रही थी। जिसपे उसे याद आता है कि वो तो उस दिन यू मिंजू का नाम ले रही थी और वो उससे पूछती है कि क्या तुम ही CEO मिंजू हो। जिसपे वो हाँ कहता है तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पे एंड होता है। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट पार्ट।